हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज फिर से प्रस्तुत हुई हूँ मैं आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर। तो आज हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करने जा रहे हैं। अब वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं बेटा? देखिए, वर्तनी, सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ समझेंगे। ठीक है, वर्तनी वर्तनी क्या होता है? जैसे कि आप हर बार मैं आपको बोलती हूँ, वर्तनी में दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए, वर्तनी में दिए गए शब्दों को लिखिए। तो वर्तनी वर्तनी होता है बेटा एक शब्द। ठीक है, वर्तनी किस नियम पर काम करता है ये हम देखेंगे। देखिए, वर्तनी को हम इन शब्दों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि वर्तनी में आपने कई बार देखा है, उसमें शब्द दिए गए होते हैं, तो वह शब्द किससे मिलकर बना होता है? वर्णों से। और वर्ण भी कैसे होते हैं? क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए होते हैं। फिर हम उनका उच्चारण करते हैं, तब जाके हमारा एक शब्द बनता है। अर्थात वर्तनी का नियम क्या है कि शब्द में जो दिए गए वर्ण हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखना और उनका सही से उच्चारण करना, वही होता है हमारा वर्तनी। जब हम वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से बोलते हैं, अब देखिए, उच्चारण करना मतलब कि बोलना। जब हम वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से उच्चारित करते हैं या उनका उच्चारण करते हैं या फिर बोलते हैं, वो हमारी होती है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी। ठीक है, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, वर्तनी से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ हम करते हैं। कैसे, कब करते हैं? जब हम हिंदी भाषा में उच्चारण सही से नहीं करते हैं। तो एक नियम मैंने हिंदी भाषा का यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। मतलब कि हिंदी भाषा का एक प्रमुख नियम है कि जैसे उसको आप बोलोगे वैसे ही लिखोगे। अर्थात जब आप शब्द का उच्चारण सही प्रकार से नहीं करेंगे तो आपका जो शब्द है, जो वर्तनी है, वो क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए हिंदी भाषा में शब्दों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो तब कब हम कर सकते हैं? जब हम वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से बोलें। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों के द्वारा हम समझेंगे कि वर्तनी में किस तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं। मैंने लिखा, मेरा नाम मोहित है। अब देखिए, मैंने नहीं बोला मोहित, मैंने क्या बोला? मेरा नाम मोहित है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? मोहित लिख दिया। ठीक है, मैं शिमला में रहता हूँ। अब मैंने क्या नहीं बोला? शिमला के शिमला। देखिए, मैंने जैसे मैंने बोला वैसे मैंने लिख दिया, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही मैं लिख रही हूँ। जैसे, मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। गुलाबी, और होता क्या है? गुलाबी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया? उसको गलत लिख दिया। मेरे पास नीली रुमाल है। तो यहाँ पर हमारी जो क्या है? नीली। तो मैंने सही लिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये गलत है। और वो क्यों गलत है? देखिए, जब हमारा जो वाक्य है, वाक्य में लिंग संबंधी या फिर जो क्रिया हो रही है, जो या लिंग है, उसके अनुसार अगर हम शब्द नहीं लेकर आते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? हमारा वो गलत हो जाता है। अब रुमाल, अब देखिए, रुमाल क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना। तो यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर भी ये कौन सा आता? नीला, क्योंकि नीली शब्द भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, सॉरी स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए? यहाँ से ये गलत हो गया। अगर यहाँ कमीज होता तो कमीज यहाँ पर आ जाता नीली। अब लेकिन यहाँ पर मेरे पास नीली रुमाल है, सही है? नहीं, मेरे पास नीला रुमाल है। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर नाम, नाम हमारा क्या था? मोहित। ठीक है, तो लेकिन मैंने लिखा था मोहित। ठीक है, फिर हमारा शिमला। ठीक है, शिमला। अब ये क्या होता है? लेकिन क्या होता है? शिमला। ठीक है, तो ये हमारा संज्ञा शब्द भी है। तो ये हमारी जो है पहले शाब्दिक अशुद्धियाँ होती हैं, फिर उन शब्दों से ही वो हम देखते हैं कि हमारे और भी जो अशुद्धियाँ हैं वो होती हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जैसे कि अब गुलाबी, गुलाबी क्या है? हमारा विशेषण है। तो ये कौन सी अशुद्धि हो गई? विशेषण संबंधी अशुद्धि हो गई। यहाँ पर जो नीली है, उस रुमाल का रंग कैसा है? नीला है, लेकिन यहाँ पर ये
अब विशेषण तो है, लेकिन यहाँ पर ये किसकी वजह से गलत हुआ है, ये लिंग की वजह से गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग था तो यहाँ पर भी यह शब्द कौन सा आना था, पुल्लिंग आना था। बस एक बात यही ध्यान रखिएगा बेटा हिंदी भाषा में कि जैसे शब्द होते हैं वैसे ही उनका उच्चारण किया जाता है। अगर आप उच्चारण करते समय गलती कर देते हो तो आपका जो वर्तनी है वो भी क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। आपका जो शब्द है वो भी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए जब हम शब्द लिखते हैं तो शब्द में सबसे पहले होता है वर्णों का क्रमबद्ध तरीके से लिखना। जैसे कि मैंने कमल बोला तो क के बाद क्या आएगा, म के बाद क्या आएगा, ल। अगर मैंने इनको क्या कर दिया, असुव्यवस्थित ढंग से लिख दिया तो वो हमारा शब्द क्या आएगा, गलत आएगा। ऐसे ही कमल का अगर मैंने उच्चारण सही से नहीं किया तो जैसे मैं उच्चारण करूं, जैसे कि मैंने बोला कमल, उच्चारण क्या है मैंने कमल, तो मैं कमल जब लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, कमल, हो गया ये। तो हमारा जो कमल से क्या बन गया, कम, क्योंकि मैंने क्या किया, उच्चारण में गलती की, तो इसलिए जैसे मैंने उच्चारित किया वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसीलिए शब्दों का उच्चारण करना और उनको क्रमबद्ध रूप से लिखना बहुत जरूरी होता है हिंदी भाषा में। तो अभी तक हमने यहाँ पर शब्दों से संबंधित क्या पढ़ी, अशुद्धियाँ पढ़ी। तो इसलिए शब्दों का उच्चारण बहुत जरूरी होता है सही ढंग से करना। अब हिंदी में एक वाक्य में, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, हिंदी में एक वाक्य में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि लिंग संबंधी, जैसे कि यहाँ पर थी मैंने आपको बताया, विशेषण संबंधी, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, कारक संबंधी, कारक चिन्हों से संबंधित बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे कि क्यों वहाँ पर अशुद्धियाँ हमारी पाई गई। देखिए बेटा, अब तक मैंने आपको बताया कि शाब्दिक संबंधियाँ क्या होती हैं, कि शब्दों का उच्चारण हम जैसे करते हैं वैसे ही हम उनको लिख देते हैं। तो जब अगर उच्चारण हम सही करते हैं तो हमारी जो अशुद्धियाँ हैं वो नहीं होती हैं, अगर हम उच्चारण गलत करते हैं तो हम अशुद्धियाँ कर देते हैं। जैसे मैंने बताया मोहित, वो मोहित था लेकिन मैंने लिखा मोहित, क्योंकि मैंने बोला है मोहित। अगर मैं आपको मोहित लिखने के लिए बोलूँगी तो आप मोहित ही लिखोगे, अगर मैंने आपको बोला मोहित तो आप मोहित ही लिखेंगे। तो उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं हम कुछ अशुद्धियाँ, शब्दों के अलावा भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जो हमारे वाक्य में होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी होती है, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, कारक चिन्हों से संबंधित होती हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं और संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो इनके बारे में अब हम इनके बारे में हम वाक्यों के द्वारा पढ़ेंगे। हर एक संबंधी अशुद्धि का जो वाक्य है हम देखेंगे और पता करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। देखिए बेटा, इन वाक्यों में अब हम अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं यहाँ पर। तो देखिए, मुझे नीला साड़ी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सी अशुद्धि पहले हम देखेंगे, नीला। यहाँ पे नीला की जगह क्या आता, नीली, नीली आता ना, कि मुझे नीली साड़ी चाहिए। अब यहाँ पर कौन सी अशुद्धि थी, तो देखिए यहाँ पर जो साड़ी है, साड़ी कौन है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के मुताबिक ही यहाँ पर विशेषण का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है, क्योंकि साड़ी की क्या विशेषता है, नीली, के उसे नीली रंग की साड़ी चाहिए, तो यहाँ पे साड़ी का जो शब्द है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है ना साड़ी। तो इसीलिए यहाँ पर जो विशेषण प्रयोग किया जाता वो भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाता। तो इसलिए यहाँ पर नीला नहीं बल्कि क्या आता, नीली। समझ गए ना आप कि जब स्त्रीलिंग होता है तो विशेषण भी कैसा आता है, स्त्रीलिंग का ही आता है। नेक्स्ट है दादाजी पकौड़े बनाए। तो यहाँ पर क्या नहीं है बताइए, दादाजी ने, आ गया ना, दादाजी ने पकौड़े बनाए। तो ये हमारा चिन्ह है, किसका चिन्ह है, कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का अर्थात विषय का और जो उसने कर्म किया है, काम किया है, उसका संबंध नहीं बताया जा रहा था। तो संबंध किससे बताया गया है, ने से बताया गया है। तो यहाँ पर जो कारक संबंधी क्या है, अशुद्धि है। तो ये हमारी थी कारक संबंधी, मैंने पढ़ाया ना आपको कारक चिन्ह। फिर अगला है दादाजी घूमने गए हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है, जल्दी से बताइए,
यहाँ पर बहुवचन की अशुद्धि है। यहाँ पर देखिए ये एक छोटी सी डॉट की गलती है। बताया था ना कि जब बहुवचन होता है तो वहां पर हम है नहीं लिखते हैं लिखते हैं। और दूसरा, जब हम किसी को आदर सम्मान देते हैं तो वहां पर भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दादाजी जा रहे हैं, जा रहा है नहीं, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, है। ठीक है, तो ये बहुवचन संबंधी यहाँ पर, क्योंकि जब हम है के पीछे एक बिंदी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पर हमारी वचन संबंधी अशुद्धि है। राखी ने किताब मेज पर रखा। अब बताइए यहाँ पर क्या था, राखी ने किताब मेज पर रखा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहला समझाया था ना कि जब हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, किताब स्त्रीलिंग है ना, तो जो क्रिया है, अब रखना क्या है, क्रिया। जो क्रिया है वो भी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी। बताया था ना कि शब्दों के भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, हर एक शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्रिया क्या आएगा, रखी है। तो यहाँ क्या आ जाता, राखी ने किताब मेज पर रखी। तो यहाँ हमारी क्या हो गई कि लिंग संबंधी क्रिया की अशुद्धि है यहाँ पर। ठीक है, वह लौट आई। अब देखिए यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है, वह। तो देखिए ये बहुवचन है ना, आए। ठीक है, तो आए, तो यहाँ पर वह नहीं आएगा, वे आएगा, क्योंकि वह तो एक वचन होता है, वे होते हैं बहुवचन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए हमने कितनी सारी अशुद्धियां पढ़ी यहाँ पर, क्रिया संबंधी पढ़ी, सर्वनाम संबंधी पढ़ी, कारक संबंधी और विशेषण संबंधी। लेकिन ये किससे जुड़ी हुई है बेटा, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर वाक्य में ही हमें ये देखते हैं स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है तो उसके लिए ही हम क्रिया या विशेषण का जब प्रयोग करते हैं वो भी स्त्रीलिंग का ही होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे पुल्लिंग होता, जैसे कि यहाँ पे होता, जैसे मैंने बताया था रुमाल, तो रुमाल के साथ हम नीला लगा सकते थे, तो नीला कौन सा हो गया, पुल्लिंग, और रुमाल भी कौन सा हो गया, पुल्लिंग। तो इसी तरीके से जब साड़ी क्या है, नीली, साड़ी क्या है, स्त्रीलिंग, वैसे ही नीली क्या है, स्त्रीलिंग। तो जब स्त्रीलिंग होता है तो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग ही आपको यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चाहे विशेषण हो चाहे क्रिया हो तो वो स्त्रीलिंग के ही किए जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर भी आया था, रखी है, रखा है, यहाँ लिखा हुआ था। तो इस तरीके से क्या होता है, अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्यों ये अशुद्धि हुई है और किसकी अशुद्धि हुई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी जो हमारे पाठ्य पुस्तक में वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ दी गई हैं उनको एक बार देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे।